उसको दिखाइए ना। हाँ उससे भी बच्चा देख सकता है। धरती में सड़ने के बाद धरती में जड़ घुसता है, उसके बाद जैसे बिजली के तार मोबाइल मोटरसाइकिल हजारों लाखों के, हाँ जी जी लाखों के लोग बहुत देखा है। अब जा सकते ऊपर चढ़िएगा। हेलो पब्लिक है, बीच में जनता देवे पर सर हम गलती न कर। इस दीवार को देखिए और इस घेराबंदी को देखिए जो काफ़ी मजबूत 200 से 250 साल पुराना ये मठ था, मंदिर था, जिनको चोरों ने तोड़कर अंदर प्रवेश किया और यहाँ पर जो भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी उसे अपने साथ उठा ले गए और ये खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया था। यानी दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया और इस खिड़की को तोड़कर ही हटा दिया गया और खिड़की तोड़ने के बाद इस रास्ते से अंदर जाने के बाद जो भी यहाँ मूर्ति थी भगवान जी की, वो सारी मूर्तियों को यहाँ से उठाकर ले गए। और यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ तोड़ फोड़ करके यहाँ जो चोर आए थे वो काफ़ी संख्या में आए थे और अपने साथ जो यहाँ मूर्ति थी, जो काफ़ी कीमती मूर्ति थी, उसे अपने साथ ले गए। और इस मठ को देखिए, पुराना मठ है जो 200 से 250 साल पुराना मठ है ये, और काफ़ी ज़्यादा साल पुराना है। और इसकी घेराबंदी काफ़ी मजबूत तरीके से की गई थी, काफ़ी मजबूत घेराबंदी किया गया था। इनके बावजूद भी जो चोर थे वो आसानी से अंदर प्रवेश करके जो यहाँ जो मूर्ति रखी हुई थी भगवान जी की, वो अपने साथ ले गए। अब देखिए कहीं पर भी आपको दीवार देखिए, दीवार का ऊंचाई देखिए, आप इस दीवार को देखिए और इस घेराबंदी को देखिए जो काफ़ी मजबूत पुराने 200 साल पुरानी ये घेराबंदी की गई थी। तोड़ दिले। लक्ष्मी नारायण जी का लाइएगा तो हम बता देंगे उसका क्या होता है। लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण होते हैं। लक्ष्मी नारायण हेलो
बस रहे न रहो कोई बात नहीं, हो गया। बाहर चलते हैं, आराम आराम से चलो। लक्ष्मी माता आई अपने पुत्र के पास, तो पुत्र का फर्ज बनता है कि उस माता को सेवा सत्कार करे, और सेवा सत्कार के बाद और प्यार दो चीज हमारा पता है, बिना टिकट जान के पेट्रोल पंप बरियारपुर गीता चाबी गाड़ी में है। पेशेंट कहाँ है? पेशेंट लाइए, पेशेंट उठा के लाइए ना। कहाँ गए वो लोग? इनका नाना कहाँ गया? पेशेंट अंधेरे के साथ 7:30 बज रहा है। तो ये हमारा गांव है जो धुन्नी में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है रे गुलाब।
सकते हैं ये ट्रक आ रहा है, ट्रक के सामने कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी जो कड़कड़ाती ठंड है और ठंड में जो कोहरा है जिनके कारण आप देख सकते हैं ट्रक भी 10 से 12 की स्पीड में चल रहा है। यानी मौसम का जो हालात है अभी काफ़ी नाजुक हालात है। और सबसे ज़्यादा तैयो साला सामने गाली बकता रहता फ़ोन करके। हम लोग रात में भी फ़ोन करेंगे तो हम कभी भी किसी से तुम तराम नहीं। हमको मालूम है कि रात में हम कभी भी फ़ोन करते या कोई ज़रूरत पड़ा, जैसे कई बार हमको जैसे कैमरा वमरा हुआ चार्ज नहीं रहा तो फ़ोन कर दे भाई थोड़ा दिक्कत है दे दीजिए आधे घंटे के लिए, तो थोड़ा सहयोग कर दिया जाता है। जी कल तो फिर रात भर बहुत दिक्कत हुआ होगा 2-4 घंटा बेथा बेथा वाला में। उस वाला पक्षी सट गया ना लगा। हाँ 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 2 फेज है, सही पकड़े आप।
आप लोग बखूबी जानते हैं। अब इसमें क्या है कि वीडियो से आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जाली से कर रहे हैं हम। हाँ, इसमें जाली का ही फ़ोटो आ रहा है। इधर का ही मतलब ये कीजिएगा। हाँ हाँ, ऑफिस का लेकर हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो और सूचना है, किसी बंधु को एक साइकिल का चाबी अगर मिला हो तो कृपया मंच पर देने का काम करेंगे। किसी बच्ची का साइकिल का वो चाबी खो गया है, किसी साथी को अगर मिला हो तो मंच पे आके दे। अभी हम भारत नेपाल सीमा के लास्ट गांव में हैं और ये भारत का कनमा गांव है। इनके बाद भारत का सीमा खत्म हो जाता है और भारत का कोई भी स्कूल नहीं है इनके बाद। हमारे साथ एक शिक्षक है जो ऐसे समय में फ्री में शिक्षा देते हैं और वो भी सरकारी विद्यालय में आकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बेगर पैसे लिए हुए शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन ये आम शख्स नहीं है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ सर? मुश्ताक अहमद जामी। मुश्ताक अहमद जी, ये बताइए कि ऐसे समय में आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं, ऐसे समय में बहुत सारे लोग हैं जो बगैर पैसा का मुफ्त में शिक्षा नहीं देते हैं, आप निःशुल्क शिक्षा क्यों दे रहे हैं लोगों को? हमारा सोचना ये है कि शिक्षा दान में दी जानी चाहिए जी। और जितना हम शिक्षा देंगे वो शिक्षा हमारे अंदर और बढ़ेगी। और चूँकि मैं इसी विद्यालय से पढ़ के निकला हूँ, ये मेरी शिक्षा का पहला कदम था, पहला विद्यालय था। और जब मैं कामयाब हो गया, जब शिक्षित हो गया, तो अब इस गांव का और इस विद्यालय का मेरे ऊपर हक है कि मैं इसकी सेवा करूं और इसके लिए पैसा कोई मानी नहीं रखता है। सर, एक बात और पूछेंगे, आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएट है, क्या कर रहे हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? मैं इंजीनियर हूँ। AMU से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और उसके अलावा दिल्ली से AMI भी किया है। तो मैं चार्टर्ड इंजीनियर हूँ, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक़ है। शुरू से ही मैं टीचिंग को लाइक करता हूँ और इसलिए मैं टीचिंग के ज़रिए सेवाएं दे रहा हूँ। सर, आप चाहे तो कोचिंग सेंटर खोल करके भी निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप सरकारी विद्यालय में आकर के निःशुल्क शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, लोगों को बताइएगा। नहीं, कोचिंग संस्थान जो है वो बिज़नेस के प्लेसेस हैं, वो कारोबार की जगह है। वहाँ पे बच्चों से पैसा लिया जाता है और हम सेवा कर रहे हैं। हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं। पैसा तो हमारे दिमाग में है ही नहीं। सर, एक सवाल और पूछेंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं सरकारी विद्यालय में जिनको मोटी रकम दी जाती है, 30,000, 40,000, 50,000। बहुत सारे ऐसे मास्टर जिनको 65-70,000 रुपये भी सैलरी दी जाती है, लेकिन वो शिक्षक के अंदर में वो चीज़ नहीं पाया जाता जो शिक्षा का जो प्रति जागरूक करना, शिक्षा के प्रति बच्चे को किस तरीके से तैयार करना है। आखिर क्या कमी उनके अंदर छूट जाता है जिनके कारण जो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाते हैं? हम उन शिक्षकों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। हो सकता है कि कोई कमी उनसे हो रही हो तो, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं। उनको ट्रेन किया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा और शिक्षा के प्रति उनको भी जागरूक करने और शिक्षा की अहमियत और इसका जो रोल है समाज के अंदर, उसको उनके दिमाग में लाने की कोशिश की जाएगी। ये हम हासिल कर लेंगे, इस कमी को हम दूर करके रहेंगे। सर, बहुत सारे लोगों से जब हम मिले थे आपके बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि सुबह में जब आप उठते हैं तो एक स्पीकर ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं। गांव में घूमने का उद्देश्य क्या है सर? हम एक NGO से भी जुड़े हुए हैं जी, जिसका नाम है ड्यूटी सोसाइटी इंडिया जी, और उसमें हम शिक्षा और समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं। जी। तो हमारा अभियान है और ये पहला अभियान है सफाई। तो हम सुबह में जो निकलते हैं तो वो सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए हम जागरूक करते हैं अपने ग्रामवासियों को, अपने ज़िले वासियों को और अपने कंट्री वासियों को। और ये हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनका सपना है और सारे धर्म सफाई को प्रोमोट करते हैं। सारे धर्म जितने भी मज़ाहिब है सब कहते हैं कि सफाई आधा ईमान है, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। तो इसी थीम को लेकर के हम निकलते हैं ताकि हमारा ईश्वर हमसे खुश हो जाए। एक सवाल आखिरी पूछेंगे सर। बहुत सारे विद्यालय है जिसमें शिक्षा व्यवस्था लचर है, लाचार है, इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं, सरकार या शिक्षक हो सकते हैं सर? हम नाउम्मीद नहीं है। हाँ, ठीक है,
हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं। हमें भरोसा है, हमें यकीन है, हमें सरकार पे भी भरोसा है, अपने बच्चों पे भी भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, अपने प्रिंसिपल साहब पे भरोसा है, अपने शिक्षकगण पे भरोसा है, अपने देशवासियों पे भरोसा है। पूरा यकीन है कि हम इस दुश्वारी को, इस कमी को दूर करेंगे और दूर करके रहेंगे। लेकिन सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि इसमें लापरवाही किसकी है, शिक्षक की भी हो सकती है या शिक्षा मंत्री की हो सकती है सर? नहीं, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमसे कमी कहाँ पे हो रही। ये आपस में परामर्श का केस है कि हम कहाँ पे समाज के का जो उत्थान है, शिक्षा का जो डिमांड है ना, उसको हम किस हद तक पूरा कर रहे हैं और कहाँ पे हमसे कोताही हो रही है। ये सबको मिलजुल के सोचने की ज़रूरत है। किसी एक बंदे या किसी एक डिपार्टमेंट को दोषी ठहराना गलत है, ये हमारे विचार से गलत है। हम सब मिल के काम करें तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के। करीब 9 बजे स्थानीय किसानों ने BR6GD एक ट्रक को पकड़ा जिस पर यूरिया खाद लदा हुआ था और वो खाद यहाँ अनलोड होने लगा। ट्रैक्टर पर, टेम्पू में, बाइक पर 5, 7, 10 एक एक व्यक्ति को बांटा जाने लगा। किसानों ने पूछा, यहाँ के स्थानीय जो जब्दी मोड़ के किसान हैं, सौरभर के जो लोग हैं, यहाँ सजौली के जो लोग हैं, धरहरा पंचायत के लोग हैं, मनपुर पंचायत के लोग हैं, वो इकट्ठा होने लगे। सबों को खाद की किल्लत है, सबों को ज़रूरत है। खाद के बारे में जानकारी लेना चाहा तो यहाँ जो खाद अनलोड कर रहे थे उन लोगों ने अनभिज्ञता प्रकट किया और इन लोगों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई और खाद को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के जो किसान हैं उस ट्रक को कब्जे में ले लिया और प्रशासन को खबर किया। प्रशासन में वीडियो के उपस्थिति में ये सारी बातें स्पष्ट हो गई कि ना इनके पास वितरण का कोई रिकॉर्ड है, सारा खाद तस्करी किया जा रहा था, तस्करों को दिया जा रहा था। 6 बजे शाम को जो किसान ऐप है उसका सर्वर बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद खाद अनलोड करने का, बांटने का नियम नहीं है। 6 बजे के बाद रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे रात में जो यहाँ खाद बांटा जा रहा था वो तस्करों को बांटा जा रहा था, किसानों को नहीं दिया जा रहा था। इसी पर यहाँ किसानों ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया, प्रशासन को सूचना दी और बीडीओ साहब जब आए यहाँ पर देखा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है और ये तस्करी का माल है, तो बीडीओ साहब को चाहिए था तत्क्षण उस ट्रक को जब्त करके उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। ऐसा न करके परिहार के बीडीओ साहब और परिहार के थाना अध्यक्ष महोदय ने इन लोगों को धमका करके, डरा करके यहाँ के जो किसान स्वतः स्फूर्त अपने हक हकूक की रक्षा के लिए, गलत को रोकने के लिए आगे साहस किया, उनको डरा धमका करके पुलिस संरक्षण में उस ट्रक को यहाँ से भगा दिया और उस ट्रक को पहुँचा दिया मसहा खाद के गोदाम पर। हमें भी सूचना मिली, हम भी पहुँचे यहाँ। हमारे आने से 2 से 3 मिनट पहले ट्रक यहाँ से मूव कर गई थी। हम जब बढ़ते हैं तो आगे ट्रक को देखा, पुलिस की गाड़ी को देखा, ट्रक को नहीं देखा। हम थाना गए, परिहार थाना, वहाँ ट्रक नहीं है। डीओ कृषि विभाग से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है, थाना भेजा गया है। थाना में जब हमने ट्रक नहीं पाया तो फिर हम मूव किए। तस्करों का गिरोह ब्लॉक के गेट पर खड़ा है। हमने पूछा वो ट्रक किधर गया जिस पर खाद पकड़ा गया था जब्दी मोड़ पर? कहा कि मसहा चला गया। मसहा में जाता हूँ तो मुझसे आगे आगे पुलिस की गाड़ी है और उससे आगे ट्रक है। वहाँ जाकर हमने जब पूछा, जो अधिकारी थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनसे हमने पूछा कि ट्रक जब्दी मोड़ से आप ला रहे हैं, आपको थाना ले जाना चाहिए था या इसको तस्करों के गोदाम पर पहुंचाना चाहिए था? उन्होंने कहा कि मैंने इसको कहा था परिहार चौक पर रुकने के लिए। मेरे पास वीडियो क्लिप है। मैंने इस ट्रक को, इसके कारोबारी को कहा था चौक पर रोकने के लिए और इन्होंने ट्रक को लाकर गोदाम पर खड़ा कर दिया है। गाली भी उसको दिया, उसका वीडियो हमारे पास है। तब हमने कहा कि इसको आप जब्त करिए, कल इसकी कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल करने के बाद आप कार्रवाई करिएगा। उन्होंने हमको परिहार थाना अध्यक्ष से बात कराया, हमने उनको भी यही बात कहा। तब वो खाद का जो तस्कर है वो और वो जो वहाँ पुलिस के अधिकारी थे वो और थाना अध्यक्ष ने गुफ्तगू किया और गुफ्तगू करने के बाद उनको प्रोवोक किया हम पर हमला करने के लिए। यदि हमारे साथ इस जब्दी मोड़ के 10-5 नौजवान नहीं होते, यदि उस गांव के 10-5 लोग हमारे साथ सहयोग में नहीं होते, समर्थन में नहीं होते, तो रात हमारी हत्या हो जाती, सरिता यादव की हत्या हो जाती तस्करों के द्वारा। और ये काम करवाया परिहार के प्रशासन ने। परिहार के प्रशासन को हिस्सा मिलता है तस्करी में।
मेरा सीधा सीधा चार्ज है 6 बजे रात के बाद जब ट्रक से खाद उतर रहा था और उसकी तस्करी की जा रही थी, तो बीडीओ साहब को जब पकड़ करके किसानों ने दिया तो उनको यहीं पर गाड़ी को रोक करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। और गाड़ी जब यहाँ से आप थाना ले गए तो अच्छी बात थी। फिर वो ट्रक दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंच करके और कागज दिखलाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि यह 1 नंबर का माल है, यही रैकेट है जिसका उद्भेदन होना बाकी था। उसके बाद 12-1 बजे रात तक हमारी बकझक वहां हो रही है। दोबारा ट्रैक्टर पर लदा हुआ यह जो माल यहां लोड हुआ था, जब देखा यहां माहौल शांत हो गया तो फिर ट्रैक्टर पर लदा हुआ वो ये 57 बोरा यूरिया यहां पर किसानों ने पकड़ लिया। किसान तो यहां अलाव जलाकर बैठे हुए थे, पकड़ लिया। फिर हमने बात किया कृषि विभाग के डीओ साहब से, बीओ साहब से, उन लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब 12:58 पर हमारी बात सीतामढ़ी के डीएम साहब से होती है। सीतामढ़ी के डीएम साहब को हमने कहा कि डीएम साहब ये काम कब तक जारी रहेगा? तस्करों को कार्रवाई करने के बजाय उनको रोकने के बजाय आपके बीडीओ साहब ने और थाना अध्यक्ष ने उनकी गाड़ी को सुरक्षित उनके तस्करों के गोदाम पर पहुंचा करके ये जस्टिफाई कर दिया कि ये असली माल है, ये नकली माल नहीं है। तो मेरा सवाल है कि बिशनपुर का माल और परिहार मसहा का माल जब्दी मोड़ पर अनलोड क्यों हो रहा था, और भी रात के अंधेरे में, रात के 9 बजे? ये हमारा सवाल है। और यदि यहाँ पर अनलोड हो रहा था और वितरण का दिखावा किया जा रहा था, जब रिकॉर्ड पुष्ट नहीं था, तो बीडीओ साहब को ट्रक को अपने कब्जे में लेकर के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि उस ट्रक को दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके इस कारनामे को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए थी। यही नेक्सस है, यही रैकेट है जिसको पब्लिक को समझना है और सरकार को समझना है। इस पर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। दूसरी मांग हम करते हैं कि रात ट्रक रुकने के बाद परिहार के बीडीओ से, परिहार के थाना अध्यक्ष से, परिहार के बीओ से, सीतामढ़ी के डीओ से, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, उनके जो पति हैं, उनके फोन पर क्या क्या वार्ता हुई है। हमने जब ट्रक को मसहा में रोका, वहां जब ट्रक को हम साइड करवा रहे हैं, उस दरमियान परिहार के थाना अध्यक्ष, परिहार के सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारियों से मसहा का जो खाद का तस्कर कारोबारी है उसके बीच क्या वार्ता हुई है, उसको कैसे उकसाकर हम पर हमला करने के लिए बात की गई है, इसका सीडीआर सार्वजनिक होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। तस्करों को उसको उकसा करके जो व्यक्ति विरोध कर रहा है तस्करी का, जो 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा खाद मांग रहा है, उस पर हमला करवाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, ये जो 57 बोरा खाद सीतामढ़ी के डीएम साहब के निर्देश पर जब्त किया गया है, जब यहाँ पहुंचे हैं तो जिस व्यक्ति को 10 बोरा 5 बोरा दिया गया नेपाल सप्लाई करने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति यहाँ आकर के कहता है कि ये नेतागिरी का जगह नहीं, आप हटिए यहाँ से। फिर पब्लिक के साथ उसकी झड़प हुई है। अभी ये जो नेक्सस है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं सीधा चार्ज करता हूं कि परिहार के जो कृषि पदाधिकारी हैं, परिहार के जो बीडीओ हैं, परिहार के जो थानेदार हैं, सीमा क्षेत्र के अन्य थाना में जो उपस्थित और पदस्थापित जो पदाधिकारी हैं, सीमा पर उपस्थित जो एसएसपी के अधिकारी हैं, ये सब मिलकर के यहाँ के गरीब किसानों का जो हिस्सा का यूरिया डीएपी है, जो बीज है, नेपाल में सप्लाई करा करके मोटी माल खा करके मोटा होते जा रहे हैं और किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। हम जिला पदाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि आपने 1 महीना पहले परिहार ब्लॉक को जो आवंटन किया है, 1 महीना 1.5 महीना पहले से उस आवंटन का जो वितरण पंजी है उसका मैन्युअली आप जांच करा लीजिए कि एक किसान को 1 बोरा यदि दिया भी है तो उस पर 2 बोरा चढ़ा लिया, 5 बोरा चढ़ा लिया, और यह जो वारा न्यारा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी जांच करा करके जितने सीमा क्षेत्र के ये डीलर हैं जो किसानों का हकमारी कर रहे हैं और नेपाल में मोटा माल सप्लाई करके यहाँ के प्रशासन से मिल करके तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, उसको रोका जाए और यहाँ के किसानों को हर हाल में खाद और बीज सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसानों को खाद और बीज नहीं सुनिश्चित कराया जाएगा सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, किसान का धान आज 1400-1500 रुपये होने पौने भाव पर बेचने की व्यवस्था है। भाई किधर है एमएसपी? 1980 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ चला गया? इसको कौन सुनिश्चित करेगा? हमको आश्चर्य है कि यहाँ के एमएलए एमपी मर गए क्या? यहाँ के एमएलए एमपी मर गए? मुझे सवाल किया गया कि जब्दी मोड़ पर मसहा में रात में क्यों आए, किस हैसियत से आए? भैरहरवा पंचायत के मुखिया जी मर गए क्या?
चंदेश्वर है मास्टर साहब, मुखिया जी आप कहां मर गए? आपके पंचायत में किसानों का हक नेपाल में पहुंचाया जा रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हमारे साथ? सर इस संदर्भ में आज आपके पदाधिकारी से बात हुई है क्या? हमारी सारी पदाधिकारियों से आज बात हुई है। कहा जा रहा है कृषि विभाग के 2 कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि डीओ साहब आए हुए हैं थाना में। डीओ साहब को आना चाहिए था यहाँ घटनास्थल पर जहाँ जब्त किया गया है, और थाना अध्यक्ष को यहाँ बुलाना चाहिए था कि रात के अंधेरे में जब ट्रक 650 बोरा ट्रक का यूरिया अनलोड हो रहा था तो तुमने जब्त करके कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसको सुरक्षित दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके इस कारोबार को सही कारोबार साबित करने की कोशिश तुमने क्यों की? तो मेरा आरोप है कि डीओ, बीओ, परिहार का बीडीओ और परिहार का थाना अध्यक्ष इसमें सीधा शागिर्द है, सीधा मिला जुला हुआ है और मिल करके मोटा माल कमा रहा है और किसानों का खाद नेपाल में पहुंचा रहा है। ये पहली बार तस्करी हो रहा है या इससे पहले भी तस्करी लगातार हो रहा है? ये पहली बार है जब जब्दी मोड़ का, सौरभर का और धरहरबा पंचायत का किसान जगा है और तस्करों को चुनौती दिया है और प्रशासन से पंगा लेकर के भी अपने हक के लिए रोड पर खड़ा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जब्दी मोड़, धरहरबा और सहजौली धरहरबा के किसानों को, सौरभर के किसानों को कि आप जगे हैं। इस प्रकार से यदि इस परिहार ब्लॉक में 4 गांव पंचायत के किसान रात जगी कर दे 2 दिन 4 दिन तो किसी तस्कर के बाप की औकात नहीं है, किसी बीडीओ, सीओ और थानेदार की बाप की औकात नहीं है कि सीमा से 1 बोरा यूरिया नेपाल में टपा दे। क्या जो यूरिया जो नेपाल में टपाया जाता है, तस्करी किया जाता है, ये किनकी मिली भगत से होता है? बीडीओ, थानेदार, सीमा पर उपस्थित जो एसएसपी का ऑफिसर है, कृषि विभाग के जो छोटे बड़े कर्मचारी पदाधिकारी है, सब मिलकर के लूटमार मचाए हुए हैं। डीजल अनुदान का पैसा किसको मिला? उसको मिला जो फर्जी किसान है और जो उनके साथ समझौता किया कि आधा दलाल का और आधा किसान का, उसको मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। सर खाद को लेकर के किसान के लिए सर एक सवाल और पूछेंगे। खाद को लेकर के किसान काफी परेशान रहते हैं। हर साल जब रबी का समय होता है तो उस समय में किसान को खाद मुहैया नहीं कराया जाता है। जो सरकारी नियम के अनुसार जो रेट फिक्स किया जाता है उसमें भी बढ़ाकर 500-600 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन इसका कोई जांच नहीं हो पाता। किसी तस्कर की औकात नहीं कि अकेले वो तस्करी कर ले। तस्करी प्रशासनिक घालमेल और मिली भगत से होता है और उसका हिस्सा पदाधिकारियों को भी जाता है और यहाँ जो पदेन एमएलए एमपी है उनको भी हिस्सा जाता है। हर विभाग से परसेंटेज तय कर रखा है यहाँ के एमएलए एमपी ने कि इतना पैसा बीडीओ साहब, इतना सीओ साहब, इतना फलाने विभाग से, इतना आंगनबाड़ी केंद्र की जो सीडीपीओ है उससे हमको मिलना चाहिए, बाकी वारा नारा होता रहे, लूटमार जारी रहे। इसी को सुशासन कहते हैं बिहार में। अच्छा सर, आज के मामले को लेकर उम्मीद है कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल उम्मीद है। चोर और मोटा साथ में पकड़ाया हुआ है। चोरी का माल 6 बजे के बाद यूरिया का, डीएपी का, खाद का आवंटन नहीं होना है। ट्रक पर माल गोदाम पर पहुंच भी गया तो लोड नहीं होगा, वो ये नियम है। 6 बजे के बाद किसान ऐप का सर्वर डाउन हो जाता है तो रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 1 बजे 57 बोरा जो ये खाद पकड़ाया है, 1 बजे पकड़ाया है। ये जो ट्रैफिकिंग खाद का हो रहा है ये प्रशासनिक संरक्षण में हो रहा है। जब बड़ा ट्रक पास हो गया तो ये 57 बोरा भी नेपाल टप जाता रात। ये किसान यदि जान पर खेल करके नहीं यहाँ पर लड़ाई लड़ते तो ये भी टप जाता। इसलिए हम मांग करना चाहेंगे, रात ही हमने डीओ साहब से कहा था कि जो ट्रक किसानों ने रोक रखा है, जब ट्रक यही था तो आप उसको रोकिए, जब्ती की प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया आप कर लीजिए और 650 बोरा जो खाद है उसको जब्ती मोड़ पर ही आप किसानों के बीच में बंटवा दीजिए ताकि 600 परिवार, 650 परिवार को खाद मिल जाएगा, किसानों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। किसान हौसला किया है, उनके खेत में 1 बोरा खाद छिटा जाएगा तो उनकी हौसला अफजाई होगी और फर्दर मोर इस तरह की तस्करी आगे नहीं जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हम थाना में भेजवा रहे हैं और सारी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन थाना जाने के बजाय 650 बोरा यूरिया जो ट्रक पर लदा था वो थाना जाने के बजाय, जब्त होने के बजाय एक दूसरे तस्कर के गोदाम पर पहुंचा करके और कागज दिखा कर जस्टिफाई कर दिया गया कि ये असली माल है। इसलिए इस कांड में यहाँ के जो बीओ हैं, यहाँ के जो डीओ हैं, यहाँ के जो बीडीओ हैं और परिहार के थाना अध्यक्ष की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनके साथ राज्य वार्ता इन अधिकारियों की हुई है तस्करों को बचाने के लिए, उसका सीडीआर भी निकालना चाहिए और उस सीडीआर की भी जांच होनी चाहिए।
थानाध्यक्ष और तस्करों के बीच में, खास करके मसहा के तस्कर के साथ परिहार के थानाध्यक्ष की रात जो वार्ता हुई है उसकी सीढ़ियां निकाल करके कि कैसे हम पर हमला करवाने के लिए, जानलेवा हमला करवाने के लिए उन्होंने उकसाया, इसकी भी जांच की मांग हम करते हैं। यही हमारी मांग है। आप पे जानलेवा हमला की बात आप कर रहे हैं कि कितने बजे का घटना होगा? ये करीब 12 बजे के बाद की घटना है, रात में। हाँ, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के आसपास की घटना है ये। आप उनके पीछे गए थे? बिल्कुल, यहाँ से जब वीडियो ने, परिहार के थाना ने जबरदस्ती यहाँ से ट्रक भगा लिया तो यहाँ के लोग रोक रहे थे कि यहीं रहने दीजिए, यही कार्रवाई कीजिए। जब उन्होंने भगा लिया, हम यहाँ पहुंचे, किसानों से पूछा कि क्या हुआ जी, कहा 2-3 मिनट पहले भगा लिया। हम लोग को लाठी डंडा दिखाने लगा, डराने लगा, तो हम लोग ने छोड़ दिया है। तो हमने फॉलो किया उसको, आगे गए तो 1 किलोमीटर जाने के बाद पुलिस की गाड़ी हमने देखा, लेकिन ट्रक को नहीं देखा। जब ट्रक को नहीं देखा तो हम आगे बढ़े, हम सीधा थाना में गए। हम कहे थाना में ले गया होगा। थाना में जब ट्रक को नहीं पाया, वापस हम आते हैं तो गेट पर देखते हैं 2-4 लोग खड़े हैं। हमने कहा कि खाद का ट्रक इधर गया जी, तो मसहा गया। जब मसहा हम पहुंचते हैं, मसहा से पहले ही है जो चांद टोला है, उस एक डंडी पहले ही है, तो पुलिस की गाड़ी हमको दिखाई देती है। पुलिस की गाड़ी जब हमको देखता है, हमारी गाड़ी को देखता है तो तेज भगाता है वो, और जाकर के उसके गोदाम पर गाड़ी को, रास्ते में तो हम रोक सकते थे उसको इलीगल कह करके, लेकिन उसके गोदाम पर लगा करके, और हमको समझाया गया कि 1 नंबर का माल है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास वीडियो क्लिप्स हम आपको देते हैं। जो तस्कर है, जहां माल पहुंचा दिया पुलिस ने, वो कहता है बीडीओ साहब और थानाध्यक्ष के आदेश पर हम यहाँ माल लाए हैं, आप टोकने वाले कौन होते हैं? आप लुटेरा हैं, आपको मारेंगे, आप कौन होते हैं? आपकी औकात कैसे है? ये हमसे सवाल किया गया। यदि हमारे साथ इस सौरभर और जब्दी के 10-5 लोग नहीं होते, उस गांव के 10-5 लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो हमारी और सरिता यादव की रात हत्या हो सकती थी। तो तस्कर, बीडीओ और थानाध्यक्ष का जो नेक्सस है, जिसके घालमेल से एक तस्करी बेरोक टोक जारी है, इसकी जांच की मांग हम करते हैं। उम्मीद है कि जांच के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होगा, उसके बाद आपका स्टैंड। यदि खाना पूर्ति होगी तो कोर्ट है ना। यदि प्रशासन बेलगाम है, बिहार का अफसरशाही बेलगाम है, बिहार में भ्रष्टाचार बेलगाम है, तो अंतिम उम्मीद हमारी कोर्ट से है। जितने भी साक्ष्य हमको मिले हैं और यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, इनकी बदौलत इसको हम कोर्ट ले जाएंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। आगामी दिनों में आपका कोई प्रस्तावित धरना या प्रदर्शन? जी, सोमवार को इन्हीं मुद्दों पर किसानों। हम परिहार थाना क्षेत्र के भवानीपुर में हैं और हमारे साथ एक मौलाना साहब है जो झाड़ फूक करते हैं ऐसे समय में, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत और आत्मा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे समय में हजरत झाड़ फूक करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ हजरत? मोहम्मद महफूज आलम मेरा नाम है। जो झाड़ फूक कर रहे हैं, किस तरीके से झाड़ फूक कर रहे हैं? सिविली अमल है, कुछ और अमल है, या फिर हमारा जो तरीका जो है यहाँ पर जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के वली हज़रत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ व बरक़ात से यहाँ पर जो काम होता है जिनका मज़ार मुबारक है गुजरात की सरज़मी उनावा गांव मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। हम तकरीबन वहाँ 12 से 14 साल हुजूर की बारगाह में खिदमत किए हैं और उन्हीं के करम से और उन्हीं का अता किया हुआ है कि उनके करम से यहाँ हम भवानीपुर में बैठे हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा झाड़ फूक जो होता है कोई शरीयत के ख़िलाफ़ या जो सिफली के बारे में आपने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह नौज़ बिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है कलामुल्लाह शरीफ की आयत पढ़कर पानी पे दम किया जाता है, तेल पे दम किया जाता है और कलामुल्लाह शरीफ की आयत को लिखकर या आदत निकाल के तावीज़ पे दिया जाता है और हमारे उस तावीज़ में हमारे हुजूर सैयद अली, जो लोग यहाँ पर आते हैं परेशान हो, चाहे वो भूत हो, पलीद हो, जिन्नात हो, जादू हो, सहर हो या मसलन कोई बीमारी के ही हालत में क्यों ना आए, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी को मैं देता हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे सैयद अली के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी और फ़ायदा हो जाता है। जैसे भूत प्रेत का जिक्र किया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जिनका कहना रहता है कि भूत प्रेत का साया है, तो उनको किस तरीके से आप दूर करते होंगे? नहीं, भूत हो या कुछ और हो तो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आते हैं और ये कहते हैं कि हम जादू में है या किसी ने अपनी ज़ुबान में जिसको डायन कहा जाता है उसने कर दिया या किसी ने मुझे कुछ कर
कर दिया है या खिला पिला दिया है या आजू बाजू की नज़र लग गई है, तो वो कहते हैं तो हम उन बातों पे आते नहीं हैं। फिर हम देखते हैं, फिर उनके बात सुनने के बाद है ना, जो हमारा तरीका है, एक तावीज़ हैं, तेल पानी देते हैं और हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह चाहे वो भूत हो, पलीद हो या कोई जादू हो या शहर हो, जो कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे लेकर जाएं हमारे हो। भूत प्रेत वाकई होता है हजरत? हाँ हाँ, ये सब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो सेहर आसिफ जो है ये हमारे कलामुल्लाह शरीफ से साबित है। आपके पास बहुत सारे मरीज ऐसे भी आए हैं जिनका कहना था कि बहुत सारे समस्या को लेकर आते हैं, जैसे घरेलू समस्या हुआ, शहर का समस्या हुआ, बहुत सारे समस्या को लेकर आते हैं। उन समस्याओं का निपटारा कैसे करते होंगे? यानी दुआ तबीज़ से ही निपटारा करते हैं या उनको समझा बुझा करके उन समस्या का निपटारा करते होंगे? घर का मैटर है, आपस में बिखरे पड़े हैं, ना इत्तेफाकियाँ हैं, यानी लड़ाई झगड़े होते हैं, या मियाँ बीवी का मसला हुआ है कि आपस में मोहब्बतें नहीं है, तो उनके ज़रिए जो कलामुल्लाह शरीफ की आयतें हैं, जो तावीज़ है, वो लिख कर दिया जाता है। आपसे एक सवाल और पूछेंगे, आप यहाँ कितने दिनों से बैठे हुए हैं, कितने दिन पहले यहाँ आए थे? देखिए, हमारी जो पैदाइश है यहीं के हैं, भवानीपुर के हैं, और हमें अभी यहाँ जैसे इस लाइन में जब हम बैठे हैं यहाँ पर 2019 से तकरीबन 7वें या 8वें महीने से मैं यहाँ हूँ। इस गांव में हैं आप? जी, जो रहना अभी हो रहा है इस लाइन से जो हम जुड़े हुए हैं। इससे पहले आस्ताना हुजूर हज़रत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुबारक गुजरात की सरजमी उनावा गांव में है, मैंने पहले भी जिनका जिक्र किया, वहाँ तकरीबन हम 12 साल, तकरीबन 10 से 12 साल हम वहाँ खिदमत किए। खिदमत का मतलब यानी जो शाही मस्जिद है वहाँ हमने इमामत की और उनके दर पे हम रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के ग़ुलामी का ये सिला है और उन्हीं का ये करम है कि हम आज इस लायक बने हैं। जी, आपके पास जो मरीज आते होंगे सिर्फ आसपास के गांव से आते हैं या क्षेत्र है उनसे बाहर के भी लोग आते हैं, जैसे नेपाल हुआ? अपने इलाका के तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही हैं, बाकी बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं, और काफ़ी लोग समझिए कि 70% जो लोग हैं वो नेपाल से हमारे पास आते हैं। जनकपुर है, मजुरबा है, बशतपुर, यानी वगैरह वगैरह, मलंगवा है, काफ़ी दूर दराज से। और देखिए, बाहर जब आप निकलेंगे हमारे इंटरव्यू लेने के बाद तो पूछिए तो काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। और अपने इंडिया जैसे गोपालगंज है, उसके बाद शहर घाट है, बशेठा है, जयनगर है, मुजफ्फरपुर है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, अपने इलाकाई भी आते हैं, और काफ़ी दूर दराज से लोगों का आना जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे बैठते होंगे? सुबह में कितने बजे टाइमिंग है और शाम के कितने बजे तक टाइमिंग है आप यहाँ पर बैठते हैं, मरीजों को देखते हैं? सुबह तकरीबन हम 8 बजे यहाँ बैठ जाते हैं, 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हम यहाँ पे रहते हैं। पाँव जब लगाया गया था उस पाँव से चलने में क्या दिक्कत हो रही थी? दर्द हो रहा था या पाँव गिर जा रहा था? अभी हम सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के माल्हा टोले में हैं और हमारे साथ और सोनू सूद इन्हीं के बारे में बता रहे थे कि परेशान की मदद की जाएगी, परेशान को मुंबई टिकट दे के बुलाया जाएगा। हमारे साथ परेशान है जिनका पाँव लगा कर आया था लेकिन अभी भी पाँव से नहीं चल रहा है और एक पाँव पर ही खड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका एक पाँव सक्सेस न होने के कारण आज भी एक पाँव पे खड़ा है। क्या नाम है आपका? प्रशांत जी, ये बताइए कहाँ गए थे आप पाँव लगाने के लिए? बेतिया गए थे। क्या हुआ, पाँव लगा तो नहीं सेट हुआ है? अच्छा, एक पाँव पे स्कूल जाते हैं, कितने दूरी पर आपके गांव से, आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी पर है। आप इसी तरीके से जाते हैं पाँव से? आपका एज कितना होगा, उम्र कितना होगा? 7 साल। 7 साल उम्र है। प्रशांत, ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दूसरे में पढ़ते हैं। एक पाँव से दिव्यांग है और इनका पाँव देख सकते हैं, जो पाँव लगाया गया था वो पाँव सेट न होने के कारण आज भी ये दिव्यांग है और इनका पाँव लगाने के लिए अब इनको अलग तरीके से पाँव लगाया जाएगा, तब जा करके इनका पाँव सेट होगा। उनकी माता जी हैं, बातचीत करते हैं। नाम है आपका? फूलन देवी। फूलन देवी जी, ये बताइए कि ये जो परेशान है इनका पालन पोषण कैसे करते हैं आप लोग? एगो पैर तो जया से पैर एगो हो गए, 2 पैर रहल, एगो पैर हो गए, तो ऐसे तो परेशानी है। अच्छा, ये बताइए कि इनका पहले दोनों पाँव था? दोनों पाँव रहला, या सुइया देवे पर एक्शन से गोर खत्म हो गई। कैसे सुइया? किसके पास गए थे? इनका इलाज चल रहा था या फिर एक्सीडेंट में इनका पैर कट गया? पैर के अथी एक्शन से हो गई, सीतोमारी 1 महीना ले भर्ती होली, वहू बा न सही होल। पर वहाँ मुजफ्फरपुर भर्ती कल के 1-2 महीना वहाँ रही, वहाँ न सही होले। अच्छा,
तब 70 से बउआ के घरे के गांव डॉक्टर के फेन वही डॉक्टर सब सुई दवाई दिल की तो फेन तैयो ना ठीक होली। तो यहाँ लड़गा के चांसी डॉक्टर घाव छोड़ल की तब निमन होली। तब होशियार होली तब पढ़े लिखे ला चाहे तो पढ़ी लिखी छी। अब जाए स्कूल में एगो पढ़ी तो तो दिखते हो जाए आबे में। यानी इनके पास दोनों पाँव था पहले से? हाँ दोनों पैर रहल। पाँव इनका इन्फेक्शन हो गया या जख्म था या एक्सीडेंट में कटा, कैसे कटा था पाँव वो बताइए? वो अपने चू गए घाव बन के मलहम पट्टी होते होते वो अपने सर के बच्चा गोर 10 दिन के बच्चा रह गिर गए। अच्छा यानी 10 दिन का था वो, अभी परेशान का एक पाँव सर कर गिर गया था, जख्म हाँ हो गया सर गए गोरे सुइए एक्शन हो गई तो 10 दिन के बच्चा के गोर में रही कथी। अच्छा जो इनको सुई दिया गया था, इंजेक्शन दिया गया था, उसी समय में इनको इन्फेक्शन हो गया था? हाँ एक्शन हो गई तो ना सही भेली। पैर 70 बउआ गई कर्जा पैसा लेके लगा दिली जिया दिली। अब ओकरा एगो पढ़ी तो जिंदगी भर तो ओकरा दिखते रह। अच्छा कुल कितने खर्चे किए होंगे परेशान पर? जो बच्चा में थे 10 दिन के थे उस समय में कितना खर्च हुआ होगा? 2 लाख खर्चा हो गए उस समय में। 2 लाख रुपया खर्च करके इनका पाँव नहीं बचा पाया? ना पल की पैर ओते दवाई बीरो कर दिली ना पैर रबर ले बचले। अभी तक तो पैसा लगते ही ओकरा में। अभी तक पैसा लग ही रहा है। परेशान का एक सपना है कि पढ़ लिख करके अच्छा व्यक्ति बनेंगे। कहाँ तक आप लोग पढ़ाने के लिए सक्षम है? ओकरा हमरा पढ़ावे ला तो ओकरा हमरा पैसा ही से ओकरा पढ़ाई लिखाई। आप लोगों के पास पैसे नहीं है? ना सरकारी में जाते आते पढ़ते से हमनी के पैसा कौड़ी से कहूँ पढ़ावे या लिखब। यानी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ। और प्राइवेट में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं आप लोग? ना पैसा नहीं तो का सरकारी में जाती आती से। ये बताइए कि आपके हस्बैंड इनके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी बाहर कमाए गए। बाहर गए हुए हैं। ये परेशान है जिनका पैर सिर्फ 10 दिन का था तो इनका पैर कट गया और इनका पैर कटने के बाद से अभी तक ये दिव्यांग हैं। माता जी है जिनका कहना था कि हम बच्चा था ये परेशान, वो अब से लेकर अभी तक इनका सेवा पानी करते। इनको देख रेख कैसे करते होंगे आप लोग? से छोट ही पछला परेशान छोट है, सबसे छोटे भाई में। कितने परेशान के कितने भाई होंगे? 4 भाई। 4 भाई। 4 भाई में परेशान सबसे छोटे हैं ना। इनके दादाजी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और परेशान का पहले घर दिखा दे तो ये देख सकते हैं ये परेशान का घर है। ये वही परेशान है जिनको सोनू सूद टिकट देकर बुलाने की बात कर रहे हैं और इनको मदद देने की बात की जा रही है। और परेशान की घर दिखा दे तो यही घर है, वो मिट्टी का घर है जो पहले ज़माने में बहुत सारे लोगों का मिट्टी का घर होता था। लेकिन अभी इस समय में ज़्यादातर लोगों के घर पक्का का मकान होता है। बहुत सारे लोगों का घर पक्का का मकान है। लेकिन परेशान के ये चाचा है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए नाम क्या हुआ आपका? बिगन पासवान। बिगन पासवान जी, ये बताइए आपका घर है? हाँ हमारे घर है। ये जो दिव्यांग परेशान है ये कितने साल का होगा? 7 साल। अच्छा इनके पिताजी आपके कौन हुए? हमारा छोटा भाई हमसे। अपन छोटा भाई? हाँ अपन छोटा भाई। और ये आपका घर है, आप दोनों भाई का घर है? हाँ दोनों भाई का। अच्छा ये बताइए कि परेशान के जो पिताजी है इनका कुल इनकम कितना होगा? कुल इनकम कहाँ, जो खाने जुग नो इनकम है, फिर भी बाहर भाग गए। ठंडा में लोग घर है फिर बाहर भाग गया। पैसा बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है लोगों का, इसलिए बाहर गया है, फिर कमाने गया है। तो ये कमाएगा तो ये अपना पेट पालेगा कि बच्चा का अथी करेगा, कोई उपाय है? यानी परेशान के जो पिताजी हैं परेशान का इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है। हाँ जो ये बच्चा है तो बोलता है हम पढ़ेंगे, हमको कोई चाहिए सामान जाने आने के लिए। हम लोग पैर से थक जाते हैं। अच्छा। कोई सामान गाड़ी रहेगा कुछ रहेगा बैटरी बुटरी वाला तो जाएंगे उससे पढ़ने जाएंगे। इसको बहुत ख्वाब है, देख रहा है लेकिन फिर ख्वाब है। हाँ। पढ़ने का जुनून है, पढ़ने भी जाता है स्कूल। हाँ स्कूल रोज जाता है ना। लेकिन जो सरकारी स्कूल है आपके गांव में उसी स्कूल में जाता है? हाँ सरकारी स्कूल में जाता है। प्राइवेट के पैसे इसके पास है नहीं तो पढ़ाएगा कहाँ से? परेशान का जो सपना है वो सपना क्या है बात करते। ये बताइए परेशान जी, क्या सपना लिए हुए, क्या बनना है पढ़ लिख करके? क्या बनना है? हाँ टीचर। टीचर क्यों बनना है परेशान? अपना पेट पालने के लिए अपना पेट पालने के लिए टीचर बनना है ना। तो उनके लिए पढ़ाई भी लगन से करना पड़ेगा, मेहनत से पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या आप पढ़ाई करते हैं मेहनत से? ये परेशान है और ये परेशान का घर है आपका? गंगाराम पासवान। क्या? गंगाराम पासवान। ये बताइए कि परेशान के आप कौन लगेंगे? बाबा। बाबा मतलब दादा? दादाजी लगेंगे इनके। ये बताइए कि परेशान को आप बचपन से देखते आए होंगे, पढ़ने लिखने से लेकर के अब तक का जो उम्र रहा होगा 7 साल का, आप शुरू से देख रहे हैं। पर स्कूल जाने का टाइमिंग होता है, क्या वो टाइमिंग सही है? सही है। कितने बजे जाता होगा स्कूल? स्कूल अभी तक सवेरे के जाना। परेशान स्कूल पढ़ने के लिए रोजाना जाते हैं? जाते हैं।
रहते हैं। मदद मिला था, पाँव भी लगाया गया, फिर अभी देख रहे हैं परेशान के पास पाँव नहीं है। क्या कारण है कि पाँव फिर निकाल दिया गया? पाँव न सेट हुआ है। ना सेट हुआ? न हुआ है। क्या दिक्कत आ रही थी पाँव में? इन दिन को दिक्कत क्या आ रही थी पाँव में जो निकाल दिया गया? पाँव में न अड़ता है, गिर जाता है, चलाइयो न होता है। देख चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, परेशान जब पाँव लगाया गया था उस पाँव से चल पा रहे थे आप कि नहीं चल पा रहे थे? नहीं चल पा रहे थे। पाँव जब लगाया गया था उस पाँव से चलने में क्या दिक्कत हो रही थी? दर्द हो रहा था या पाँव गिर जा? अभी हम परिहार मुख्यालय के मुकर्री टोल में हैं और ये परिहार बाजार से पूरब साइड में है और हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल आने वाले हैं, लेकिन वो किस रास्ते से आएंगे आपको पहले रास्ते की भी तस्वीर दिखा देते हैं। तो ये हमारे देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार दुलारे जी जा रहे हैं चचरा के पुल से, और जो गांव है इधर यहाँ बहुत सारे लोगों का घर है, इनके बाद भी जो इन लोगों का जाने का जो रास्ता है वो इसी कच्चे रास्ते से जाता है और ये चचरा का पुल बनाया हुआ है, यानी जो बांस को कटिंग करके पुल बनाया गया और इसी पुल से हम उस भवन तक जाएंगे जिस भवन का आज उद्घाटन होने वाला है, जिस भवन के उद्घाटन में बड़े बड़े राजनीतिक दल आने वाला है, उसी भवन में हम जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे चचरा का पुल बना हुआ और बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते से जाते हैं और बरसात के समय में सबसे ज़्यादा कठिनाई इन टोला के लोगों को होता है, इन गांव के लोगों को होता है। और इसी रास्ते से हम चलते हैं वहां पर उस भवन तक जहां पर जो बड़े बड़े राजनीतिक दल आने वाला है उद्घाटन में। तो चलते हैं हम उस पुल पर आ गए हैं जो शायद बिहार में कहीं नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन परिहार मुख्यालय में आपको इस तरीके का पुल देखने को मिल रहा होगा जिस पुल पर लोग ज़िंदगी और मौत के बीच झूलते हुए जाते हैं। ज़िंदगी और मौत के बीच में इस पार से उस पार लोग जाते हैं। नीचे खाई है, नीचे जो नदी है, नदी में एक पुल बनाया गया जो आप देख सकते हैं, पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो ये चचरा का पुल बनाया गया और बीच में लचक भी है। तो आइए हमारे कैमरामैन से बोलूँगा आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी पुल में है रोजाना जो इस गांव के जितने भी लोग हैं, बूढ़े बच्चे और जो नौजवान साथी हैं, उनको भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। जो लोग यहाँ आते हैं उनको खास करके काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खास करके उस समय जिस समय बरसात का समय होता है उस समय में सबसे ज़्यादा लोगों को कठिनाई होता है और इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो चलिए और भी आपको तस्वीर दिखाएँगे रास्ता का कि इस गाँव तक आने के लिए क्या वो रास्ता का इंतजाम किया गया है या नहीं।
आप लोग बखूबी जानते हैं। अब इसमें क्या है कि वीडियो से आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जाली से कर रहे हैं हम। इसमें जाली का ही फ़ोटो आ रहा है। इधर का ही मतलब ये कीजिएगा। हाँ हाँ, ऑफिस का लेकर हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो और सूचना है, किसी बंधु को एक साइकिल का चाबी अगर मिला हो तो कृपया मंच पर देने का काम करेंगे। किसी बच्ची का साइकिल का वो चाबी खो गया है, किसी साथी को अगर मिला हो तो मंच पे आके दे। कल तो फिर रात भर बहुत दिक्कत हुआ होगा, 2-4 घंटा बेथा वाला में। उस वाला पक्षी सट गया ना, लगा। हाँ हाँ हाँ, 2 फेज है। सही पकड़े आप। और तैयो साला सामने गाली बकता रहता फ़ोन करके। हम लोग रात में भी फ़ोन करेंगे तो हम कभी भी किसी से तुम तराम नहीं। हमको मालूम है कि रात में हम कभी भी फ़ोन करते या कोई ज़रूरत पड़ा, जैसे कई बार हमको जैसे कैमरा वैमरा हुआ, चार्ज नहीं रहा, तो फ़ोन कर दे भाई थोड़ा दिक्कत है, दे दिए आधे घंटे के लिए, तो थोड़ा सहयोग कर दिया जाता है जी।